और अब खबरों को तफसील से देखते हैं। धनबाद में दिन दहाड़े बैंक डकैती की घटना सामने आई है। हथियारबंद अपराधियों ने बैंक ऑफ इंडिया की सरायढेला कोलाकुस्मा शाखा में 9.5 लाख रुपए लूट लिए। इस दौरान अपराधियों ने सीसीटीवी का डीवीआर भी साथ ले लिया। हालांकि अपराधियों ने गार्ड से भी हथियार लूटने की कोशिश की, लेकिन हथियार को लूटकर कुछ ही दूरी पर फेंक दिया। बताया जा रहा है कि 10 की संख्या में आए अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे आखिर किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया और क्या कर रही थी पुलिस? घटना स्थल है वो काफी वीआईपी स्थल है और धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र से महज 300 मीटर की दूरी पर है ये जगह। और बिग बाजार से सटे हुए ये कोलाकुस्मा ब्रांच है, बैंक ऑफ इंडिया का शाखा है, जहां पे ये डकैती हुई है। वहां पे काफी ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है। दिन दोपहर में करीब 1:30 बजे के आसपास में बताया जा रहा है कि 10 की संख्या में अपराधी पहुंचे हैं। उसमें से 5 अंदर बैंक के अंदर दाखिल हुए हैं और सबसे पहले उन्होंने बैंक प्रबंधक और कैशियर को अपने कब्जे में लिया है और इसके बाद हथियार के बल पर पूरे बैंक में जो मौजूद उसमें 10-12 की संख्या में ग्राहक थे, उन सभी को किनारे में एक जगह खड़ा कराया और साथ साथ बैंक कर्मियों से मारपीट की। और स्ट्रांग रूम में उस वक्त में 10.5 लाख रुपए उस वक्त में रकम था, उसको वो लूट कर वहां से निकल लिए हैं। जाते जाते उन्होंने सीसीटीवी का साक्ष्य मिटाने के लिए डीवीआर भी अपने साथ लेते गए हैं। वो जिंदा बम भी बरामद हुआ है। हालांकि हथियार जो गार्ड का दोनाली बंदूक था उसको भी उन्होंने लूटा, लेकिन नीचे आने के क्रम में उस हथियार को उठकर चलते बने हैं। सभी अपराधियों के चेहरा भी खुले हुए हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अपराधी बाहर के भी हो सकते हैं। हालांकि एसएसपी मौके पर पहुंचे हुए हैं, सीडीएसपी मौके पर पहुंचे हुए हैं। चलिए, यानी कि पुलिस तलाश कर रही है अपराधियों को और छानबीन कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मौके का जायजा भी लिया है हमारे सहयोगी अभिषेक ने। दिखाते हैं क्या कुछ हुआ है वहां पर। डकैती की घटना को अंजाम दिया है। देखिए, ये सरायढेला के कोलाकुस्मा बैंक ऑफ इंडिया शाखा है, जहां पे इसी स्ट्रांग रूम, अंदर में स्ट्रांग रूम है। सामने देखिए कि वो स्ट्रांग रूम है जहां पे पैसे जमा होते हैं। उसके अंदर में भीतर स्ट्रांग रूम है। करीब 10 की संख्या में अपराधी आए थे और उन्होंने अंदर घुसने के साथ ही स्ट्रांग रूम की चाबी अपने कब्जे में ले लिया और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। मारपीट भी की? जी सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विष्णुदेव सिंह। कितने संख्या में अपराधी अंदर आए थे? 10 के संख्या में लगभग थे सर। कितनी रकम लूट के लिए भागे? लगभग अब अंदाजन 10 से ऊपर ही था। अच्छा, इसके अंदर में 10 आदमी थे? हाँ, इसके अंदर में ही 10 आदमी थे जो है ना। और जो भी कस्टमर आते थे उनको हथियार के बल पर अंदर कर देते। गेट तो जितना खुला रहता है उतना ही खुला था जो कस्टमर आने जाने के लिए। 10 से 10:30 के बीच में। सीसीटीवी कैमरा को भी कैमरा को लेके डीवीआर जो था, डीवीआर था और सीसीटीवी कैमरा सबको काट दिया। उसके बाद हम लोग सबको गन पॉइंट पे एक कोना में कस्टमर के साथ रख दिया। उसके बाद बोला कि जितना पैसा सब लिया उसको वॉल्ट खोलने के लिए बोला। वॉल्ट खोले। वॉल्ट खोलने के बाद पूरा जितना पैसा, लाइट चला गया था उस वक्त, लाइट गया। जितना लेट हो रहा है उतना हम लोग को मारा भी, हमको भी मारा, मैनेजर को मारा। दोनों को गन पॉइंट पे रख के बोला जितना जल्दी करो तो मार देंगे गोली। देखिए, प्रथम दृष्टया ये सामने यही बात आया है कि कोई ना कोई इसमें गैंग जो है इसमें शामिल है, जिसने पूरी तरीके से इसकी रेकी की हुई थी और पूरी प्लानिंग के साथ की है। क्योंकि जिस प्रकार से इन लोगों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, जिस प्रकार से डीवीआर को भी उठा के ले गए हैं, तो ये पूरे तरीके से आप कह सकते हैं कि एक शातिर गैंग इसके अंदर में इन्वॉल्व है। लेकिन 10 की संख्या में अपराधी आए थे। जो फुटेज में दिख रहा है वो तकरीबन 5 लोग दिख रहे हैं जो बाइक से फरार हुए हैं, लेकिन अधिक संख्या भी हो सकती है। तो वो जांच का विषय है, जैसा अनुसंधान में आएगा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ऐसा लगा जिंदा बम वहाँ पर थे जिसको हम लोगों ने ले लिया अपने कब्जे में। कुछ मिलीभगत भी हो सकती है किसी बैंक को? ये अनुसंधान का विषय है। जब अनुसंधान में जब कोई बात सामने आएगी तो आपको बताया जाएगा। चेहरा खुला है तो ऐसा लग रहा है कि कुछ बाहरी अपराधी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि चेहरा उन्होंने चेहरा इन्होंने कवर नहीं किया था। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि अगर चेहरा कवर करके आएंगे तो पहले से ही ये लोग अलर्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए कई बार घटना अंजाम देते समय वो लोग कवर का यूज नहीं करते हैं। तो डीवीआर चला गया तो फिर हमें साक्ष्य मिलने में कोई दिक्कत होगी? नहीं, अगल बगल की जो दुकानें हैं उनसे फुटेज से हम लोग को कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य हाथ मिला है
मुझे लगता है कि उससे हम लोगों को इसको उद्भेदन में सहायता मिलेगी। वो ग्राहक के तौर पर अंदर घुसे थे और सबका चेहरा चूंकि खुला हुआ था, तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो बिल्कुल बाहर के अपराधी रहे होंगे, इसीलिए वो नकाबपोश नहीं थे, वो बाहर के अपराधी रहे होंगे और इस तरह से उन्होंने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। तकरीबन वो यहां पर 10 मिनट से ज्यादा वो रुके रहे और आश्चर्य की बात यह है कि इस बैंक से महज ही करीब 300 मीटर के फासले पर सरायढेला थाना है। पेट्रोलिंग की गाड़ियां भी इस रोड से गुजरती है और ये मेन सड़क है, बिल्कुल मेन रोड है, पास में ही बिग बाजार, बड़ा मार्केट है और ऐसे में यहां पे वारदात को अंजाम दिया गया। ये बड़ी एक तरह से बड़ी दुस्साहस की घटना है। आप उस वक्त में यहां मौजूद थे? मैं स्टाफ हूँ। अच्छा, आप स्टाफ थे। हाँ। तो क्या सबको कब्जे में ले लिया था? हाँ जी, हम लोग वहाँ पे अंदर बैठे हुए थे। एक जगह आप लोगों को सबको बैठाया? हाँ, सब लोग हम लोग को वहाँ पे खड़ा कर दिया साइड में बाथरूम के पास। उसके बाद वो लोग कितना उम्र रहा होगा अपराधियों का? मतलब 30 to 40 के। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल हो चुका है। सूत्रों की माने तो झारखंड में कांग्रेस 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि जेएमएम 4, जेवीएम 2 और आरजेडी सिर्फ 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में सीट शेयरिंग का ये फॉर्मूला फाइनल हुआ है। सूत्रों की माने तो कोडरमा सीट को लेकर आरजेडी के साथ बातचीत चल रही है। वहीं ऐसा माना जा रहा है कि महागठबंधन में वाम दलों को भी जगह देने पर चर्चा चल रही है। और हमारे साथ राजेश तोमर जुड़े हुए हैं, न्यूज 18 झारखंड के संपादक। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो कुछ भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, क्या ये माना जाए कि ये महागठबंधन के अंदर जो सीटों का बंटवारा है वो अंतिम होगा और कब तक फैसला हो जाएगा? देखिए, जिस स्वरूप की चर्चा आपने की अभी अलीम, आमतौर पे जो यहाँ पर सीटों को लेकर चर्चाएं चल रही थी उसमें यही एक समीकरण था कि जो कांग्रेस है वो 7 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, 4 पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, 2 पर झारखंड विकास मोर्चा और 1 पर राजद। लेकिन अब जिस तरह से देरी हो रही है उसके बाद ये कहा जा रहा है कि इंटरनली इन पार्टियों ने एक सर्वे कराया था। उस सर्वे के बाद इनके जो हौसले हैं वो काफी बुलंद हैं। खासतौर पर जो 3 सीटें हैं, कोडरमा की सीट, चतरा और पलामू का सीट, इसको लेकर अगर गठबंधनों को देखें तो यहां पर भले लोगों का दावा बनेगा, लेकिन जो चुनाव जीत सकते हैं उसको लेकर अब चर्चाएं हो रही हैं। सत्य यही कारण है कि जो वाम दल, जिसको इन्होंने काफी दूर रखा था, अब वाम दल पर भी कई लोगों ने इनको सुझाया है। खासतौर पर कांग्रेस को एक राय दी गई है कि वाम दल पर भी वो कोशिश कर सकते हैं, चूंकि जो हजारीबाग का सीट है या कोडरमा का सीट है, यहां पर अगर वाम दलों के अगर परफॉर्मेंस को देखें, विधानसभा हो चाहे इससे पहले के चुनाव, तो वहां पर राजकुमार यादव ने काफी अच्छा वहां पर परफॉर्म किया था और उनकी काफी वहां पर बड़ी पकड़ मानी जा रही है। ऐसे में यहां पर महागठबंधन की कोशिश होगी कि किसी ऐसे चौरों का चुनाव करें जो महागठबंधन के सीट में बहुत बढ़ोतरी कर सके। अलीम, यहां पर जो कांग्रेस है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, हालांकि कोई सीट अपना कम नहीं करना चाहता, इस बात को लेकर है, लेकिन महागठबंधन के अंदर में इन बातों को लेकर लगातार मंथन चल रहा है कि कहां पर हम राजद को लड़ा सकते हैं, कहां पर किसके स्ट्रांग होल्ड है, वोटों का प्रतिशत क्या है, उसके चेहरे कौन से हैं वहां पर जो उम्मीदवार होगा। तो सिर्फ सीट लड़ने से चुनाव नहीं जीता जा सकता, बल्कि ऐसे उम्मीदवारों का चुनाव करें जिससे चुनाव जीता जा सकता है। सर, यही कारण है कि महागठबंधन में जो फाइनल अनाउंसमेंट है उसको लेकर थोड़ी देरी की जा रही है। लगातार रायशुमारी चल रहे हैं दिल्ली में, जो अलग अलग सूत्र हैं उनके हवाले से भी खबरें हमारे पास आ रही हैं। जो बाबूलाल हैं, डॉक्टर अजय हैं, ये चुनाव संभवतः नहीं लड़ेंगे। इसके बारे में भी बिल्कुल अब साफ तस्वीर होता जा रहा है। ये चाहते हैं कि चुनाव में ऐसे उम्मीदवार का चयन करें ताकि यहां पर भाजपा को, एनडीए को पछाड़ा जा सके। यहां पर इनकी पूरी कोशिश है। यहां पर जो 14 सीट है, 14 सीट में अपनी बढ़त बनाना चाह रहा है महागठबंधन, इसको लेकर लगातार मंथन चल रहे हैं। अब ये बिल्कुल साफ होता जा रहा है कि जिस वाम दल को इन्होंने दूर रखा था उस पर भी चर्चाएं हो रही हैं। भुवनेश्वर मेहता अभी तुरंत मिले हैं हेमंत सोरेन से। उन्होंने हजारीबाग सीट पर अपना दावा पेश किया है और उन्होंने कहा है कि हमारे जो पार्टी है वाम दल, उनको भी कंसीडर करें। अगर महागठबंधन को बड़ी जीत की तरफ जाना है तो इन तमाम पार्टी और उनके वोट बैंक को भी ध्यान में रखना होगा। अलीम, बिल्कुल। राजेश जी, सीटों की अगर बात करें तो कांग्रेस के अंदर भी कई एक नेता हैं जो मांग कर रहे हैं कि जेवीएम के साथ अलग हो जाएं, या सीटों पर जो टकराहट है वो साफ बन रही है, और साथ ही वाम दलों को शामिल करना, ये दोनों चीजें कितनी चैलेंजिंग होगी महागठबंधन के लिए?
देखिए, अब महागठबंधन में जो बाबूलाल हैं, चूंकि महागठबंधन में शुरू से एक बड़ा चेहरा के रूप में शामिल रहे हैं। अलीम यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से ये कोशिशें की जा रही हैं, जो अंदरूनी रणनीति है कि इसमें झारखंड विकास मोर्चा को इस गठबंधन से दूर रखा जाए। चूंकि जो एक अल्पसंख्यक है यहाँ पर फुरकान अंसारी, जिनको कि गोड्डा में चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं, और दोनों के पीछे सियासी कारण ये माना जा रहा है कि ना कांग्रेस और ना झारखंड मुक्ति मोर्चा अल्पसंख्यकों को नाराज करना चाहता। लेकिन अगर वहां पर आप सीट को देखें और पार्टी में उम्मीदवारों की अगर आप वहां पर वर्चस्व को देखें तो प्रदीप यादव काफी मजबूत माने जा रहे हैं। ऐसे में ये सीटें राजद के लिए, माफ करें, जो गठबंधन है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है कि वहां पर प्रदीप अच्छा कॉन्टेस्ट दे सकते हैं, सीट निकाल सकते हैं। ऐसे में संभवतः झारखंड विकास मोर्चा को ये सीटें दी जाए। लेकिन इसके अलावा अगर आप कोडरमा में देखें तो बाबूलाल भले वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वहां पर अगर वामदल कोई खड़ा करता है अपना उम्मीदवार, तो ऐसे में बाबूलाल का जीतना आसान नहीं होगा। अगर आप गिरिडीह की बात करें, झारखंड मुक्ति मोर्चा से बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन जैसे आपने जमशेदपुर की बात की, वहां पर कांग्रेस भले दावा पेश करे, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा से बेहतर उम्मीदवार उनके पास नहीं है। गीता कोड़ा जो कि चाईबासा से हैं, हालांकि कांग्रेस ने इस पर दावेदारी की है, लेकिन 7 जो वहां की सीटें हैं, जो विधानसभा सीटें हैं, वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का वर्चस्व माना जाता है। ये तमाम तरह के पेच हैं जिसको कि सल्टाने की कोशिश हो रही है हलीम। ये चीजें अगर तस्वीर साफ हो जाएगा, उम्मीदवार इनको अगर मिल जाता है, तो महागठबंधन के लिए बड़ी आसान होगा कि भाजपा को वो शिकस्त दे पाए। वरना ये जो पूरा समीकरण है वो उल्टा देखता आपको दिखेगा। तो ये तमाम तरह के चैलेंजेस हैं, चुनौती हैं, जिसको लेकर महागठबंधन में चर्चाएं चल रही हैं। अलीम, चलिए राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। और इधर रांची लोकसभा सीट को लेकर भी कयासों का बाजार गर्म है। रांची लोकसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। बीजेपी के राम टहल चौधरी और कांग्रेस से सुबोधकांत सहाय के बीच मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो दोनों पार्टियां इस बार नए चेहरे की तलाश में हैं। बीजेपी उम्मीदवार के लिए सीपी सिंह, दीपक प्रकाश को राम टहल चौधरी दावेदार माने जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस से सुबोधकांत सहाय की उम्मीदवारी पर भी सस्पेंस बना हुआ है। हम समझते हैं कि दोनों में अगर चेहरे को बदला जाए तो पार्टियों के लिए ज़्यादा सुविधाजनक होगा। अब प्रश्न उठता है, जो बहुत ही कठिन प्रश्न है, ये बताना कि दोनों में कौन कौन से चेहरे हैं, क्योंकि दोनों एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी में पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो पार्टी से जुड़े हुए हैं लेकिन ज़मीन से जुड़े हुए नहीं हैं। तो अब ये पार्टी कहाँ तक ज़मीन से जुड़े हुए नेताओं को तरजीह देती है, ये तो पार्टी का आला कमान ही बता सकता है। इस बार एक बात चली थी कि पुराने जो बुजुर्ग लोग हैं उनको बदला जाएगा, नए लोग आएंगे और नए लोगों को जिताया जाएगा। लेकिन नए लोग ऐसे कोई नहीं है जो पुराने उम्मीदवारों की तुलना में कंस्टिट्यूएंसी में अपनी पकड़ बना पाए हों। यह काम अगर इनको करना था तो इलेक्शन अनाउंसमेंट के 6 महीना पहले करना था, ताकि वो अपनी पहचान और पकड़ बना पाते। पार्टियों में एक दिमाग में यह बात गई है कि पार्टी के नाम पर लोग वोट देते हैं, व्यक्ति उसमें नहीं शामिल होता है। लेकिन दूसरा फैक्ट उसके साथ ये भी है कि जातियों के नाम पर वोट देते हैं, और उम्मीदवार की जो जाति होती है तो जातियों में उनकी अपनी पकड़ होती है। और उधर झारखंड में बीजेपी सभी 14 सीटों पर जीत की रणनीति बनाने में जुट गई है। आज रांची में झारखंड में लोकसभा चुनाव प्रभारी मंगल पांडे ने चुनावी तैयारियों को लेकर बैठक की। वहीं प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने कहा कि गिरिडीह सीट को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से प्रदेश इकाई की बात चल रही है। बैठक में लोकसभावार प्रभारियों से रिपोर्ट ली गई है और जमीनी हकीकत को जानने का प्रयास किया गया, ताकि उम्मीदवारों की घोषणा और चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दिया जा सके। पहले से भी एक लक्ष्य है कि हम 14 के 14 लोकसभा सीट पर जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उसी लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और आज का बैठक निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। उन्हें लोकसभा के जो संयोजक हम लोग ने बनाया है लोकसभा चुनाव की दृष्टि से, उन सभी संयोजकों के साथ आज बैठक होगी। केंद्रीय नेतृत्व का इस तरह से विचार आया है कि चूँकि आईसू पहले से हमारा गठबंधन तो रहा है, नया कोई गठबंधन तो है नहीं, लेकिन जहाँ तक सीट की बात है गिरिडीह की, ये बात आई है, इस पर हम लोग अभी विचार चल रहा है क्या हो सकता है। लेकिन अब राष्ट्रीय नेतृत्व यदि कहीं विचार कर ले तो बहुत उसमें किंतु परंतु रहा नहीं जाता। हजारीबाग में जेडीयू से इस्तीफा देने के बाद बटेश्वर प्रसाद मेहता ने आज जेवीएम का दामन थाम लिया। पार्टी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बटेश्वर की पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई।
बटेश्वर के साथ ही उनके कई समर्थक भी जेवीएम में शामिल हुए। बटेश्वर प्रसाद का कहना है कि झारखंड में जेडीयू की कोई नीति नहीं है जिससे वे उपेक्षित महसूस कर रहे थे। मुख्यमंत्री रघुवरदास आज हजारीबाग के चलकुशा पहुंचे, जहां चटकरी गांव में उन्होंने बरकट्टा विधायक सह आवास बोर्ड के चेयरमैन जानकी यादव की बेटी और उनकी पुत्रवधू को आशीर्वाद दिया। एक दिन पहले जानकी यादव की बेटी की शादी हुई थी। मुख्यमंत्री आज इस नव दंपति को आशीर्वाद देने चटकारी गांव पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विधायक के परिवार के साथ कुछ समय भी बिताया। हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल भी नव दंपति को आशीर्वाद देने पहुंचे थे। जेएमएम नेता हेमंत सोरेन की चौपाल ट्विटर पर लगी है। हेमंत सोरेन सवालों का जवाब दे रहे हैं। 2019 की महासंग्राम के लिए हेमंत की नई रणनीति सामने आ रही है। ये बहुत ही अजीब स्थिति है कि आज अच्छा डिग्री प्राप्त करके भी बहुत निचला स्तर का नौकरी में लोगों को शामिल किया जा रहा है, न्यूनतम मजदूरी की तरह खटाया जा रहा है और सही उसकी दक्षता के अनुसार उसको तनख्वाह भी नहीं मिलती है। ये एक, जैसे कि आप देखते होंगे कि जितने भी पीएसयूज हैं सब लोग आज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लोगों को रख रहे हैं और जो मनमाना तरीके से लोगों को एम्प्लॉयमेंट किया जा रहा है, क्या सैलरी का स्केल होगा क्या नहीं होगा, इसका कोई भी अता पता नहीं। इसके साथ रिजर्वेशन की भी बात आती है, उसका भी अता पता नहीं रहता है। और हमारा मानना है और हमने पहले से भी इस बात को सुनिश्चित किया है, आने वाला समय में मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से झारखंड प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम कहेंगे, जो लोग इस राज्य के हित में काम करेंगे उनका स्वागत रहेगा। जो यहाँ के अर्थव्यवस्था में सहयोग करेगा उसका स्वागत रहेगा। यहाँ के मूल निवासियों को आगे बढ़ने का मौका देगा, उसका स्वागत योग होगा।